जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमारी जो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में ही आपका फेब 2016 का पेपर 2 है। चलो देखते हैं इस पेपर में क्या है। ये शीट आपने देखी होगी। ये शीट में हर वीडियो के साथ आप अटैच करता जा रहा हूँ। इससे हमारा क्या होगा कि मेनली हम ये इसमें डिराइव करेंगे। इसमें ये हम क्या नाम से देखेंगे कि हम जो भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, सिलेबस जो दिया हुआ है, उसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि जब हम पूरा एक 12 साल के पेपर हम सॉल्व कर चुके होंगे तो हम देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और एक मैंने आपको बार बार मैं चीज़ बताता हूँ कि इस डेटा का मैं ऑल्सो 2021 के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसका एक डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्शन भी बनाऊंगा, ताकि आपको वो चीज़, आपका पूरा जो पैकेज है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो हम ये पेपर सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको कितनी बार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि जब भी आपको इस तरीके का टर्म दिख जाए और क्यूब रूट टर्म है तो ओनली सॉल्यूशन इज टेक द फैक्टर्स। बस हमको करना कुछ नहीं है इसमें, वही 40a इक्वल टू, पहली चीज तो हम दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 500 इंटू -3 4 5 6। अब आपको इन दोनों के फैक्टर निकालने हैं। अब देखो, अगर फैक्टर निकालोगे तो ये तो आपका वैसे ही बहुत ईजी हो गया। ये आ जाएगा आपका 5 क्यूब, ये 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, ये आपका इसका फैक्टर आ जाएगा, इंटू आपका इसका फैक्टर आ जाएगा -12 की पावर क्यूब इंटू 2। अब इसमें देखोगे, अगर इन दोनों को मैं एक साथ ले लूँ, ये इसमें हमेशा इस तरह की टर्म बनेगी फ्रेंड्स। आप देखोगे यहाँ पे क्यूब रूट है, इन दोनों को मैं एक साथ ले लूँ तो ये बन जाएगा 2 क्यूब, ये है मेरा 12 क्यूब, ये है मेरा 5 क्यूब। तो मेरा जो बाहर आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा मेरा, एक एक टर्म्स निकाल लेता हूँ मैं इसमें से। तो मेरी टर्म निकल के आ जाएगी 40a इक्वल टू 5 2 n - 12। ठीक है, तो ये मेरा इसका फैक्टर हो गया। तो मेरे क्या आ गया इसका आंसर, मेरा इसका आंसर आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ए के लिए तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ नथिंग बट -3। आप इसको सॉल्व कर लेना, बस ये तो सिंपल सी इक्वेशन है आपकी। 40 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 12, तो ये आपका 5 से 8 बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो समझने वाली बात इसमें अगेन फिर वही है कि आपको इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आप अंदर जो वैल्यू है उसकी फैक्टर निकालें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि द वैल्यू ऑफ एम सच दैट, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। देखो, अब इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में 2 की पावर 9 दो जगह मुझे दिया हुआ है, 2/9 दो जगह दिया हुआ है। तो इसी में केवल मुझे नहीं दिया हुआ, तो यानी कि डेफिनेटली इसमें भी कहीं ना कहीं 2/9 छिपा हुआ है। देखो, अगर इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ लिखूँ तो मेरा ये होगा 2 की 9 क्यूब इंटू, ये मेरा बन जाएगा 2 की 9 का स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर है 4 और ये 9 स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, और इसका होल स्क्वायर मेरा बन जाएगा 6। ये बात आपको समझ में आ गई, ये इजी है। ठीक है, ये यहाँ पे -6 है फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये -6 है। तो ये है हमारा इक्वल टू 2 की पावर 9 और 2m-1। अब तो ये सिंपल हो गया। अगर हमारी जो बेस है वो बेस अगर सेम है LHS में और RHS में, तो हमारी ये चीज़ें सेम हो जाती है। इनको अगर मैं ऐड करूंगा, ये बेस भी सेम है, ये बेस भी सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा -12 + 3। तो मेरा ये हो जाएगा -9 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2m-1। ये मेरी इक्वेशन इसकी सिंपल सी बन जाएगी। ठीक है, तो मेरा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, m की वैल्यू आ जाएगी मेरी -4। तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये -4 है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन हमारा आता है पॉलिनोमियल कैटेगरी और थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी इसमें ऐड है। नंबर सिस्टम का केवल इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें ऐड है कि हमारा जो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और एक ए की पावर बी की पावर सी है तो वो ए की पावर बी सी हो जाता है, उसकी पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। भाई इतना सा इसमें नंबर सिस्टम लग रहा है। बाकी ये तो आपका सिंपल इक्वेशन है, आपको इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कभी आपने देखा होगा अगर आप पुराने वीडियोस जाके देखोगे, और हमने अब तक ऑलमोस्ट सारे पेपर सॉल्व कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक देख सकते हो, सबके मैंने सिलसिलेवार लिंक जमाए हुए हैं। हर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं टिल 2019 तक, लेटेस्ट जो हुआ है आपका दिसंबर 2019 का, वो पेपर हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। तो आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन रिपीटेड है, एटलीस्ट विद इन ए ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। अगर आप देखो 12 साल में कम से कम
6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो बस आप इसमें ध्यान रखो कि हमको करना क्या है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपका इस तरीके का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि 10 की पावर पहले तो आप सेम बना दो दोनों तरफ, ठीक है। और 10 की पावर सेम भी आप इस तरीके से बनाओ कि आपका जो कांस्टेंट है, जो ये कांस्टेंट वैल्यू ये आपका सिंगल डिजिट हो, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। अब आपका ये कह रहा है, और इसने देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसने ऑलरेडी दिया है x इज एक्सप्रेस लाइक दिस, तो आपको m की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो m क्या है, सिंगल डिजिट है मेरा, तो यानी कि क्या हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं ये मेरा जो है इनकी पावर इस तरीके से आई होगी कि ये दोनों ऐड हो गए होंगे, ठीक है। चलो अब मैं इसको लिखता हूँ, तो ये किस तरीके से है मेरा, ये है मेरा 597 इंटू 10 रेज़ पावर 22 और प्लस 73.5 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसमें से क्या करता हूँ, 10 की पावर 21 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा एक्सप्रेशन था ये पहले तो मैं लिख देता हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 73.5 इंटू 10 की पावर 21, ये मेरा है बराबर 6.0435 इंटू 10 की पावर m। मुझे इसमें m निकालना है। देखो तो इन दोनों में कॉमन टर्म है, मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले तो 10 की पावर 21, तो ये बन जाएगा 597 प्लस अगर 21 लूँगा तो 5970 बनेगा यहाँ पे, तो 5970 प्लस 73.5 बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 5970 प्लस 73.5, ये टर्म मेरी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इसको जब मैं नेक्स्ट टर्म में लिखूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, तो ये बनेगा मेरा 60435, ठीक है। 5970 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा बनेगा 6043.5, सॉरी 0.5 आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा मेरा, ये वाली टर्म बनेगी मेरी, और ये मेरा बराबर है इसी टर्म के। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमको पॉइंट, यहाँ पे मेरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में लाना है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी आप लेफ्ट में ला रहे हो पावर बढ़ती जाएगी। तो देखो आपको लाना कहाँ है, ये पॉइंट यहाँ से आपको लाना है इस डायरेक्शन में, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ से मेरा, अगर मेरे को 6 पॉइंट इस फॉर्म में बनाना है, 6 पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा मुझे यहाँ से 1 2 3 टर्म्स में लाना पड़ेगा आगे लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो मैंने आपसे बोला था कि जितनी हम टर्म्स लेके आएंगे उतनी ही पावर उसकी ऐड हो जाएंगी। तो मैं 3 ला रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 10 की 3 पावर ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 24, और मेरा पॉइंट यहाँ जो था, यहाँ से मेरा पॉइंट इधर आ गया, तो ये हो गया मेरा इंटू, यहाँ पे मेरा पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो ये 6043.5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 6.0435, और यही तो मेरी टर्म है, जो मेरी ये टर्म है, ये से ये कट जाएगा और 10 की पावर 24 इक्वल टू 10 की पावर m हो जाएगा, इक्वल टू 10 की पावर m। अगर दोनों समान है तो मेरी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें अब ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि आपको जो जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाते हो, तो मैंने आपको बताया था पावर बढ़ती है, राइट में लेके जाते हो तो पावर घटती है, बस यहाँ पे ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि 2m माइनस 1/2m की वैल्यू मेरी ये है, और इसका जो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इसमें कि देखो ये चीज़ जो होती है इसकी, ये चीज़ को थोड़ा सा ढक देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये इसमें मेरे से पूछा क्या गया है कि मैं इस क्वेश्चन को इससे करूँ, तो ये मेरा पूछा है कि 2m माइनस 1 इक्वल टू ये है m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर का मान क्या है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, इसकी मेरे से वैल्यू पूछी है, मैंने आपको कहा था ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्रेशन को आपको सर्च करना है कि एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। देखो अब अगर मैं इस 2m माइनस इसको मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो ये तो कंफर्म हो गया, मेरे को कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर लेना होगा तभी ये स्क्वायर बनेगा, वरना तो ये स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। और मेरे से इसमें क्या हुआ है, इसमें से पूछा है m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर। अब आप इसमें देखोगे एक चीज़, अगर मैं इसको इस वाली टर्म को पहले मैं लिखता हूँ, ये क्या है, ये है मेरा 2m माइनस 1/2m इक्वल टू 2, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरा एलसीएम आ गया 2m, ये मेरा हो गया 4m स्क्वायर। देखो मेरी स्क्वायर जैसी कोई टर्म अब बन रही है, ठीक है। ये मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, मेरी स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे बन गई है, ठीक है। 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2/2m इक्वल टू, ये मेरा टर्म यहाँ पे बन गई है। अब देखो, अब मैं ये वाली टर्म देखता हूँ, इसका मान पूछा है मेरा,
अब देखो ये है एम स्क्वायर प्लस 1/16 का एम स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये 1/4m का होल स्क्वायर है और ये मेरा एम स्क्वायर का। तो देखो अगर मैं इसमें इस वाले इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ m माइनस 1/4m का होल स्क्वायर। ये तो मेरा क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1/16 एम स्क्वायर, वो मेरा है। इसमें अगर मैंने कुछ मैंने इसको जोड़ा होगा तो मैं उसी चीज़ को इसमें से जोड़ देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा 2m इंटू 1/4m। देखो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर 1/16 एम स्क्वायर प्लस आपका अभी माइनस का आएगा, माइनस का 2m इंटू ए। तो मैंने उतना इसमें जोड़ दिया, जितना इसमें आएगा मैंने उसको घटा दिया है। या फिर मैं क्या करता, इसी में एक नंबर जोड़ देता 2m इंटू 1/4m, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, माइनस 2m इंटू 1/4m। ये टर्म जोड़ देता। इस टर्म को मैंने इसके साथ कंबाइन करके ये बना दिया, ठीक है। ये टर्म एज इट इज आगे इधर इधर। अब देखो इससे मुझे फायदा क्या हुआ, इससे मुझे फायदा ये हुआ कि जब मैंने इसको इस टर्म को बनाया ना, तो मेरा ये टर्म क्या आ जाएगी, ये तो m से m तो कैंसिल हो गया, ये आगे मेरा 1/2, यहाँ तो आगे मेरा 1/2। अब ये देखो ये क्या है, m माइनस 1/4m। ये m माइनस 1/4m आपका है। अब आप इसको इसमें सॉल्व करो तो आपकी ये वाली टर्म ही आ जाएगी एग्जैक्टली। 4m स्क्वायर माइनस 1/2m जो हम यहाँ कर रहे थे ना, वो एग्जैक्टली आपको टर्म इसमें दिख जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इसका होल स्क्वायर है तो इसका अंदर आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4m, ये m स्क्वायर से होगा 4m स्क्वायर माइनस 1, ये आपका इसका होल स्क्वायर है। ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस 2 को यहाँ ले आता हूँ तो ये मेरा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये मेरी पूरी की पूरी टर्म यही बन गई यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्योंकि यहाँ से देखो अगर मैं 2 यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो ये मेरा जो 2 यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 4m, यही टर्म मेरी ये है, ये हो जाएगी मेरी 1। तो ये 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, मेरा आंसर आ जाएगा 3/2, या 1 से 1 बना दो तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में अगेन वही मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको हमेशा ये टर्म्स देखनी है कि मैं क्या घटाऊं क्या जोड़ूं कि मेरा होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। यही इसका मेन आपका तरीका होता है ढूंढने का उस क्वेश्चन में कि मुझे करना क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 4 आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना फैक्टर का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें अगेन विजुअलाइजेशन का पार्ट है। देखो मैंने आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो ये है x की पावर 4 प्लस 4। अब देखो आप इसको थोड़ा ढंग से देखो तो आपको दिखेगा कि ये नथिंग बट इट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये 2 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड में बनाना चाहूँ तो मैं इसमें अगर 4x स्क्वायर ऐड कर दूँ और 4x स्क्वायर घटा दूँ तो देखो आप इसमें क्या बनेगा, मैजिकली क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होके ये बन जाएगा। अगर इस पूरे टर्म को देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये 4x स्क्वायर भी क्या है, ये एक्चुअली है 2x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे फिर मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट बन गई, जिसका मुझे पता है फैक्टर क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक फैक्टर होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर क्या होते हैं मेरे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही तो है। ए मेरा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, बी है मेरा 2x, तो मैंने यहाँ पे फैक्टर निकाल दिया। बस अब आप देख लो कौन सा आपका मैच कर रहा है इसमें 35 में। 35 का आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है, तो ये आपका मैच कर रहा है, ये वाला आपका मैच कर रहा है आंसर से, ऑप्शन 2 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो आपका सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना, मेन चीज़ में ये है कि मैं क्या घटाऊं क्या जोड़ूं कि मेरा वो होल स्क्वायर की टर्म बन जाए, बस ये इसमें ध्यान रखने की बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा कि द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, मेरा 11 दिया हुआ है, तो द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने मीन मीडियन की काफ़ी सब क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने मीन मीडियन मोड रेंज निकाली थी, तो केवल मीन का ही क्वेश्चन है। तो उसने पूछा है कि इन नंबर्स का मीन 11 है। अब आपको पता है कि किन्हीं भी नंबर्स का मीन 11 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि उन नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। तो ठीक है, मैं इन नंबर्स का सम कर देता हूँ, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ये मेरा दिया हुआ है
अभी कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो मेरा ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5, ये मेरा दिया हुआ है 11। आप इससे सॉल्व करोगे तो आपकी इसकी x की वैल्यू आ जाएगी इससे 7। देखो आप देखो ये हो गया x, 1 2 3 4 5, तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा 5x, ठीक है। 5x तो ऐसे कैसे आ गया आपका, और क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका 8, 8 और 6 14, 14 4 18 और 2 20, आपका 20 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, और ये 5 को आपने मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 55, x बराबर इससे आ गया आपका 7, ठीक है। ये सिंपल है, आप 55 माइनस 20 35, 5x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 5, ठीक है। x 7 आ गया। क्या हमसे x पूछा है, नहीं हमसे x तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि फर्स्ट 3 का क्या होगा। तो x की वैल्यू आ गई तो पहले 3 नंबर क्या हो जाएंगे मेरे, 7 9 11, ये मेरे पहले 3 नंबर हो जाएंगे, x की वैल्यू तो आ ही गई है ना मेरी, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, बस 3 नंबर का ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो मेरा क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा हो जाएगा 11 9 20 27 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 9, तो मेरी इसका एवरेज आ जाएगा मेरा 9, जो कि मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन फंडा आपका सेम है, मीन का जो फंडा है वो सेम है, मीडियन मोड का जो फंडा हमने पढ़ा था वो सेम है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैग हैज 5, ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। देखो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है उसमें आपका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि आपको उसमें करना ही है कि आपको बस जो है एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है आपका, मैंने आपको बताया था टोटल आउटकम, यहाँ पे आएंगे आपके पॉसिबल आउटकम, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात में आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, A bag has 5 red marbles, 4 green marbles and 3 blue marbles. All marbles are identical in all respect other than color. तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास 5 लाल दे रखे हैं मार्बल्स, 4 हरे दे रखे हैं, 3 नीले दे रखे हैं, और हमसे कहा है कि हम क्या करें इसमें से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नॉन ग्रीन मार्बल, ठीक है। तो अब आपका देखो ये क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है टोटल मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स है मेरे 5 4 9 3 12, तो अगर मैं एक एक करके सब भी निकालो तो मेरे पास कितने केसेस, टोटल केसेस बन सकते हैं 12, तो मेरे टोटल केसेस तो हो गए 12, ठीक है। अब मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो फिर ये रेड होगा और ब्लू होगा अगर ग्रीन नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें मेरा इसका क्या होगा, सिंपल सी बात कि या तो ये अगर ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन है, तो मेरा रेड होगा, मेरा रेड का क्या हो गया, रेड हो गया, ब्लू होगा, तो मेरे रेड कितने हैं 5 है, ब्लू मेरे 3 है, तो मेरे 8 केसेस बन रहे हैं पॉसिबल अगर वो नॉन ग्रीन है तो। बस आप इसको काट दो, 4 2 8 4 3 12, तो ये आंसर हो जाएगा 2/3, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, स्कोरिंग होता है फ्रेंड्स, आपका ध्यान रखो, दो चीज पे आपको ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन ग्रीन, बस ये अगर पूछता कि ग्रीन है तो उसका आंसर क्या हो जाता, उसका आंसर हो जाएगा 4/12, क्योंकि 4 ही आपकी ग्रीन है, तो केसेस कितने बनेंगे, पॉसिबल केसेस कितने हैं जिसमें आपके हाथ में ग्रीन आ जाए, 4 ही है, क्योंकि 4 ही ग्रीन बॉल है, 4 ही बनेंगे, टोटल केसेस 12, तो 4/12। ऐसे ही अगर रेड का पूछने से तो 5/12, ऐसे ही ब्लू का पूछने से तो 3/12, लेकिन आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है नॉन ग्रीन, मतलब या तो रेड आ जाए ब्लू आ जाए, तो दोनों का सम कर दो, जैसे आपसे पूछा नॉन ब्लू, तो फिर क्या हो जाता, 5 रेड और 4 ग्रीन, तो 9/12 हो जाता। वही तरीका है, फंडामेंटल सेम है, बस आपको बस ध्यान रखना है कि नीचे आएगा आपका टोटल आउटकम, ऊपर आएगा आपका पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये है आपका आउटकम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ए बी इंटू बी ए इक्वल टू बी सी बी, ये दे रखा है आपका, थोड़ा सा उसमें ये डल हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ए बी इंटू बी ए इक्वल टू बी सी बी, और आपका दिया हुआ है कि ए बी सी स्टैंड फॉर जस्ट 1 डिजिट, एंड ये आपका दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको वैल्यूज डिजिट्स के नंबर रख के देखने पड़ेंगे कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। जो इसमें समझने वाली बात है वो देखो, यहाँ पे क्या करा है मैंने, नंबर्स को रिवर्स कर दिया है, दो नंबर्स को अगर मैं रिवर्स करूँ जो को सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर है, एक चीज यहाँ पे कंफर्म होगी कि ए मेरा 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, बी मेरा 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें एक बार चेक करता हूँ, और ध्यान रखना इसमें आप मत सोचना कि आप अगर 1 से चेक करोगे तो हो सकता है कहाँ तक आप चेक करोगे, आप एटलीस्ट एक तो नंबर तो चेक करोगे इसी,
मैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 डालता हूँ। देखो ये क्या आएगा, 11 इंटू 11 121, तो 11 इंटू 11 121। यस, ये मेरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला सेम है। ये मेरा एक केस बन सकता है, वन केस। ठीक है, एक देखता हूँ मैं, एक और केस में देखता हूँ। 11 इंटू, अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूँ और बी की वैल्यू 2 रख देता हूँ सपोज, तो मेरा बनता है 12 इंटू 21। ये मेरा कितना बन रहा है, 252। यस, तो ये भी मेरा एक केस बन रहा है। ठीक है, अब मेरे दो केस तो बन चुके हैं इसमें। अब देख लेता हूँ, अगर दो बन चुके हैं तो ये तो सेटिस्फाई करेंगे ही ना इस इक्वेशन को। देखो, लेकिन अब केस नंबर 1 को आप ध्यान से देखो तो ये बोला है कि ए बी और सी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, ए को भी 1 माना है, बी को भी 1 माना है, तो ये वाला केस में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ केस नंबर 1 पे। ये केस मेरा लग रहा है कि एक बी भी नहीं है और ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। देखें, इससे मेरा क्या निकल के आता है, इससे मेरा ए निकल के आ रहा है 1, ठीक है, बी निकल के आ रहा है मेरा 2 और सी निकल के आ रहा है मेरा 5। देखें, मैं इससे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5, तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 8। 8 ऑप्शन है मेरा, तो फोर्थ मेरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आप अब आप सोचोगे सर यहीं क्यों रुक गए, आप तो और चल जाते, क्योंकि मेरा ये सेटिस्फाई हो गया ना, जो मेरा केस दे रखा था ये मेरा सेटिस्फाई हो गया। नहीं होता तो मैं एक दो नंबर और ट्राई करता। इसमें तरीका यही है कि आपको उस नंबर्स को ट्राई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। 1 3 से ट्राई करो, 1 4 से, 2 4 से, एक तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत सारे नंबर से ट्राई करने के बाद भी मुझे नहीं मिलेगा। 2 3 नंबर के ट्राई करने के बाद ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको बनाया है सॉल्व करने के लिए, ना कि आपको पूरा वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक दो नंबर से आपको चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस, देन आपकी इसमें से इक्वेशन बतानी है कि इसमें इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपका ये इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपका देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बहुत इजी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ये होता है आपके पॉलीहेड्रल में हमेशा ये होते हैं आपके फेसेस, ये होते हैं आपके वर्टिसेस, ये होते हैं आपके एजेस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीजें आपकी होती हैं फॉर्मूला। आप देखो इसमें क्या दे रहा है मेरा, इसमें पूछा है मेरे से कि एक्स वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस। एक्स है मेरा नंबर ऑफ फेसेस, तो एक्स में यहाँ लिख देता हूँ। वाई है मेरा नंबर ऑफ वर्टिसेस, एक्स प्लस वाई। जेड है मेरा नंबर ऑफ एजेस, तो ये तो इन्होंने ऐसे कैसे दे दिया, इक्वल टू 2। अब देखो आपकी कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। देखो, अगर मैं लिखूं, मैं 2 को उधर ले जाता हूँ, तो अगर देखो इसमें सारे जो फॉर्मेट है, पहला चेक करता हूँ। मेरा पहला है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इधर लाऊं, और ये है मेरा जेड माइनस वाई। तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ तो ये मेरा है एक्स माइनस टू, और मैं उधर ले जाऊँ तो ये है जेड माइनस वाई। देखो मेरा पहला ही क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मेरा यही आंसर हो गया इसका। अब बाकी डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं होंगे। देखो आप चेक कर लो, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू लिखूंगा तो मेरा आएगा जेड माइनस एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा। अगर मैं वाई माइनस टू लिखूँ तो मेरा वाई माइनस टू कितना हो जाएगा, जेड माइनस एक्स। तो ये भी इसमें आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आपका केवल जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आप तो फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो, जेड माइनस टू। अब देखो क्या दे रखा है, जेड माइनस टू, यानी कि मुझे जेड को उधर लेके जाना पड़ेगा। जेड माइनस टू तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका इन दोनों का साइन हमेशा अगर एक साथ ही होगा, लेकिन इन एक तरफ लेके जाएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। एक्स प्लस टू हो सकता है क्या, एक्स प्लस टू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टू यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका, अब अगर ऑप्शन नंबर 1 और 2 में आप चेक कर लो एक बार फिर से, एक्स माइनस टू है ये। ठीक है, तो देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 होता है, ये 2 है, तो 2 को मैं इधर लाया, तो ये मेरा एक्स माइनस टू बन गया, ये बिल्कुल सही है। अब मैं z माइनस वाई है, तो मैं z को उधर ले गया, तो यस मेरा ये बिल्कुल सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं है ध्यान रखने का। फॉर्मूला आपका ये सही होना चाहिए बस, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ध्यान रखने का। ठीक है, तो ये भी आपका सेकंड भी नहीं हो सकता, आपका ओनली ऑप्शन 1 ही इसमें हो सकता है। तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, आपका अगर एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है आप नेक्स्ट चले जाओ। ठीक है, आपका उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये जो आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहते हैं, रवि परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर 1500 ईच, ही सोल्ड देम gaining 6% on one and 4% on other, gain loss percent in the whole transaction is। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, 1500 रुपये में उसने कुछ चीज़ खरीदी एक वस्तु को
दो चीज़ें खरीदी हैं, सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैंने एक चीज़ खरीदी है ए, एक खरीदा है मैंने बी, ठीक है। अब ए उसने खरीदा है कितने में, 6% लाभ पे, ठीक है। दो वस्तुएं 1500 में खरीदा, एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा है, तो यानी उसने कितने में बेचा होगा उसको, 1500 का 6% निकालना, 1500 इंटू 6/100, ये कितना आ जाएगा, 1500 इंटू 6/100, ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, 90। तो आपने फाइनली इसको कितने में बेचा है, इसको बेचा है आपने, यहाँ से 100 से 100 कट गया तो ये कितना आ गया, 90। तो आपने इसको कितने में बेचा है, 6% लाभ पे, मतलब आपने इसको 1590 में बेचा है। ये तो आ गया मेरा लाभ वाला पार्ट। अब आपने बी को क्या किया है, बी को आपने खरीदा था, उसको आपने 4% हानि पे बेचा है, यानी कि आपने कितने में बेचा होगा उसको, 1500 का 4% निकाल लो, ये आ जाता है आपका 100, तो ये आ गया 60। तो आपने इसको बेचा होगा 1500 माइनस 60 रुपये में, ये आपने बेचा होगा 1440 में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आपने जो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया इस पे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होगा आपका, आपने देखो दो आइटम खरीदे थे कितने में, दोनों 1500 में खरीदे थे, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 3000, और आपकी ये तो थी आपकी कॉस्ट प्राइस, और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, आपकी सेलिंग प्राइस आ गई इन दोनों का सम। तो ये कितना हो जाएगा, 1590 प्लस 1440, तो ये हो जाएगा आपका 3030, ये है आपकी सेलिंग प्राइस। अब बस आपको पूछा ये है कि अब कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, आपको क्या तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, या तो आप फॉर्मूला लगा दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो 3030 माइनस 3000, फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3030 माइनस डिवाइड बाई 3000, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100, ये इससे कट गया 2 जीरो से, ये इससे भी, ये भी कट गया 3 3, तो आपका 1% का आपका इसमें प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जो फॉर्मूला था, अगर आपने एस पी माइनस सी पी लिखा है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो आपका ये गेन है, और ये आपको दिख ही रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 3030 है, कॉस्ट प्राइस 3000 थी, 30 रुपए का तो फायदा उसने हुआ ही है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, लाभ 1% का उसे हुआ है इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो आपका क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी इज नॉट पॉसिबल। देखो एबीसीडी क्वाड्रेटल बनाने की एक जो मुझे कंडीशन पता है कि चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। जो भी मेरा क्वाड्रेटल बनेगा उसके चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, ठीक है। मैं एंगल देखता हूँ, एंगल किस में दिए हुए हैं, फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं, फोर्थ ऑप्शन के एंगल चेक करता हूँ। इसके एंगल दे रखे हैं 75 प्लस 150 प्लस 140, ठीक है। और एक एंगल कुछ और होगा, मैं मान लेता हूँ एक्स है वो सपोज, इनका सम कितना आ गया, ये मेरा आएगा 75 140, ये जाएगा 290, 75 प्लस 290 मेरा आ जाएगा ये 5 9 7 16 365 प्लस एक्स। अब देखो मेरे को तो क्वाड्रेटिक में ये पता था कि जो चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, लेकिन ये तो कितना आ रहा है 365 प्लस एक्स, मतलब कि ज्यादा ही आएगा 360 से, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरा फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, तीन एंगल का सम ही 365 आ रहा है, तो चौथा उसमें जुड़ेगा तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि एंगल्स हमेशा पॉजिटिव नंबर में आते हैं, एंगल नेगेटिव नहीं होते हैं कभी भी। तो ये मेरा गलत हो गया, तो ये मेरा ये वाला क्वाड्रेंट मेरा कभी भी नहीं बन सकता इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से, मुझे और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा एक जो फंडा था कॉन्सेप्ट वही काम आ गया इसमें कि चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। तो 42 क्वेश्चन हमारा कहता है कि x बी द एंगल विच इज इक्वल टू इज कॉम्प्लीमेंट एंड y बी द एंगल विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट, ठीक है। मैंने आपको ये चीज एक बार हमने हमारी क्वेश्चन में आई थी, हमने देखी थी कि जो सप्लीमेंट एंगल होता है वो होता है हमारा, अगर x एक एंगल है तो उसका मेरा सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट होता है मेरा कि x अगर एंगल है तो मेरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका 90 माइनस एक्स। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये आपका क्वेश्चन इन दो चीज से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हमेशा आता है, हर तरीके से ये पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है ताकि आप इसमें गलती ना करो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमारा बोला है कि x बी द एंगल विच इज इक्वल टू इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। x है अगर मेरा एक एंगल वो कॉम्प्लीमेंट के बराबर है इक्वल टू, तो मेरे से x कितना आ जाएगा 45, मैं सोल्व करूंगा तो y दे रखा है मेरा y बी द एंगल विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट, तो y मेरा बराबर दे रखा है 180 माइनस वाई के,
तो मेरा इससे y कितना आ जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा है कि 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरी 2x प्लस 3y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 90। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 360, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो बस आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, बाकी तो सिंपल सी इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आप ये आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन कई बार आता है फ्रेंड्स ये, तो आप इसको बस एक ध्यान रखो, सिंपल सी बात है। सप्लीमेंट है तो x तो 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट है तो x 90 माइनस एक्स, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, इज ईच एंगल इज ऑफ मेजर 108। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, अब तो आपको ये रट गया होगा अगर आप ये बार बार मेरे इन वीडियोस को आपने देखा है। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है, जो भी वीडियोस हमने सीटेट के लिए एटलीस्ट अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और उस वीडियोस में हमने डिटेल में चीज़ों को समझाया हुआ है। तो कई बार होगा कि सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं हो सकता है उतना डिटेल में उसको ना ले जा पाऊँ, न्यू क्वेश्चन को मैं डिटेल में लेके जाऊँगा, क्योंकि हम उन क्वेश्चन को पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। इसलिए आप उन वीडियोज़ को देखें, तो आप जब पूरे वीडियोज़ देख लोगे तो आपका पूरा एक तैयार हो जाएगा, आपकी तैयारी जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि आपको बस ये ध्यान रखना है 180 इंटू n-2 होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, और अगर आपका एंगल दिया हुआ है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है हमारा n इंटू एंगल। बस ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसमें हमारा कई बार हमारा पिछले क्वेश्चंस में ये वाली चीज काम आई थी, ठीक है, डायरेक्ट। अब इसमें हमारा ये काम आएगा बस। अब देखो क्या दिया, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ इट्स ईच एंगल इज ऑफ मेजर 108। तो मेरा दिया हुआ है कि 180 इंटू n-2 इक्वल टू n इंटू 108, ये मेरा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसके लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो क्या आएगी आपकी वैल्यू, 180 माइनस 180n माइनस 108n, ये हो जाएगा आपका 72n इक्वल टू ये 360, तो ये हो जाएगा आपका 360, तो आपका n आ जाएगा इससे 5, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली मैंने देखा है कि हर अल्टरनेट पेपर में कई बार सेम ईयर्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बस ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ आपको इसमें विशेषकर ध्यान रखनी है कि 180 इंटू n-2 आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है। और अगर आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स दे रखे हैं तो आप ऐसे कैसे इक्वेट कर दो, आपको केवल एंगल दे रखा है तो आप n इंटू एंगल करके उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ABCD is a quadrilateral in which BD आपका 40 है, the length of the perpendicular drawn from the opposite vertices on BD are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल का, मैंने आपको बताया था जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। सपोज कुछ इस तरीके का मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सपोज ये मान लेता हूँ मैं ABCD है, जहाँ पर ये BC मेरा एक डायगोनल है। ये मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता है, ये मैंने देखा है 2-3 साल में ये क्वेश्चन ये लोग डाल देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मेरा एक ये है क्वाड्रिलेटरल, इसमें पूछा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन BD। तो इसमें इन्होंने इस तरीके से दिया है ये कि इन्होंने इसको ट्राइंगल इसको माना है। तो मेरा ये है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर BD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप इसको अगर इस तरीके से देखो मैं इसको क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा जैसे इन्होंने दे रखा है वैसे ही मान लेता हूँ उसी तरीके से। तो मैं इसको मान लेता हूँ AB, ठीक है, यहाँ पर, और इसको मानता हूँ मैं C, ये है मेरा D। तो ये BD हो गया मेरा। अब ये इन्होंने बोला है कि BD से मेरा यहाँ C से जो मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ B पे, यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर है, और A से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ पे। इनकी दोनों की वैल्यू दे रखी है मेरी जो 16 और 12, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर, जो भी आपके परपेंडिकुलर आपने डाले उनका सम मैं मान लेता हूँ, A के P1 A के P2 इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल। बस इसमें आपको ये फॉर्मूला ही मेनली ध्यान रखना है। एक बार आपका फॉर्मूला आपको ध्यान आ गया तो बस आपको इसमें क्या करना है, 1/2 इंटू आप इनको दोनों का सम निकाल दो, तो 16 और 12 कितना होते हैं, 16 10 26 28, तो इंटू 28 इंटू आपका जो BD दे रखा है वो 40 दे रखा है, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा
20, 28 दूआ 56, तो आपका 560 आपका उसका एरिया होगा, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 3। तो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान देना चाहिए स्टैंडर्ड, और ये क्वेश्चन आता है कभी भी आ सकता है, रैंडमली आ सकता है क्वेश्चन, हो सकता है 2021 में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देने चाहिए, जैसे ट्रेपेजियम का मैंने बताया था आपको, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान देना चाहिए। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर ये आपको ध्यान है तो आप क्या है उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो। वरना क्या है, आप उसको अगर डिराइव करने जाओगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले को, या इस फॉर्मूले को सपोज आप डिराइव करने चाहो बेसिक क्वाड्रेंटल के कॉन्सेप्ट से, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वो टाइम इतना वेस्ट करना बनता नहीं है इस टाइप के पेपर्स में। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 शीट्स ऑफ पेपर विच मेजर 22/28 सेंटीमीटर। मेरी 2 शीट्स दी हुई है, ठीक है, जो मेरी 22/28 22/28 की शीट है। ठीक है, 22/28 मतलब ये आयताकार शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है। ईच शीट इज देन रोल्ड इनटू सिलेंडर, वन हैविंग द हाइट 22 सेंटीमीटर एंड द अदर हाइट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया है, ये मेरी 22/28 की शीट है, तो 22 मेरी ये है, 28 मेरी ये है, सपोज 22/28, ये मेरी रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, अब इसको क्या किया है मैंने, ईच शीट हैविंग द हाइट ऑफ 22 सेंटीमीटर एंड द अदर इज हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर। देखो, एक बार तो मैंने इसको रोल किया है इससे, ये वाला बेस मान के, तो इससे मेरी हाइट क्या आ जाएगी, इससे बेस मान के रोल करूंगा तो मेरी हाइट यही आ जाएगी, क्योंकि मैंने इससे अगर बेस मानूंगा तो मेरी हाइट क्या आएगी, 28 आएगी। ठीक है, और अगर मैंने इसको बेस माना तो मेरी हाइट 22 आ जाएगी, अगर मैंने इधर से इस वाले को बेस मान के रोल किया। ठीक है, दोनों की मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकाल लेता हूँ। अब पूछा क्या है मेरे से, डिफरेंस इन द वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पहली बात आपको पता होना चाहिए। जो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। ठीक है, और मुझे इसमें चाहिए क्या, मुझे इसमें मेनली आर चाहिए, और आर मेरा कैसे निकल के आएगा, आर मेरा निकल के आएगा, सपोज मैं 28 का बेस ले रहा हूँ, 28 का बेस लूंगा तो मेरा जो ये जो भी शीट होगी, जब इसको रोल करूंगा तो जो उसका जो पेरीमीटर आएगा मेरा सरफेस का, जो मेरा अगर सोचो 28 का मैं बनाता हूँ, तो मैं 28 का बनाता हूँ सपोज, तो ये जो मेरा ये आएगा बेस, अगर मैंने 28 की बेस से रोल किया तो ये मेरा डायमीटर क्या होगा, ये मेरा 28 ही होगा। तो मेरा डायमीटर कितना हो गया 28, तो मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट देख लो, जो मेरा पेरीमीटर है, ये मेरा पेरीमीटर कितना होगा, वो उतना ही होगा जितनी की इसकी लेंथ है। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 2πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। तो इससे मैं सोल्व करूँ तो मेरा 14r आ जाएगा, मेरा 14/पाई। ठीक है, ये मेरा आया है जब मेरी बेस है 28 और हाइट है 22। ठीक है, ये मेरा हो गया, मैं इसको R1 मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सोचो जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अगर मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, उसका मेरा है ये जो है, मैंने उसको 22 की साइड से मोड़ा, ये मेरी जो पेरीमीटर आएगी इस सरफेस की वो आएगी 22। तो मेरा इससे आ जाएगा 2πr इक्वल टू 22, तो 2 से 11 बार कर दिया, इससे मेरा आर आ गया 11/पाई। ठीक है, तो मेरा ये आएगी रेडियस 11/पाई, ये मेरी 2 मान लेता हूँ मैं। अब मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा ये है कि हमारी जो ये दोनों सिलेंडर आए हैं, इन सिलेंडर का वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है मेरे को। ठीक है, तो बस आपको करना है कि आपको रेडियस पता है, रेडियस पता है तो आपको पता लग जाएगा। तो देखो, बस इसमें बात इतनी सी आपको ध्यान रखनी है कि आपने जब इसकी रेडियस मानी है, अब 28 बेस माना है, तो उस वक्त उसकी हाइट क्या थी। इस वाले से जो मेरा फॉर्मूला बन के आएगा वॉल्यूम का, वो क्या आएगा, इक्वल टू V1 में मान लेता हूँ, वो मेरा आएगा पाई इंटू 14/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू हाइट। अब 14/पाई क्या है मेरा, 14/पाई तब आया था जब मैंने 28 पैरामीटर माना था, तो मेरी उस वक्त हाइट क्या होगी, उस वक्त हाइट होगी मेरी 22। ठीक है, तो मेरी इसकी हाइट हो जाएगी 22, और V2 क्या आ जाएगा मेरा, V2 आ जाएगा मेरा पाई इंटू, मैं इसको सॉर्ट करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 11/पाई का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हाइट क्या आएगी मेरी 28, क्योंकि मैंने इसको क्या लिया था, इसको मैंने लिया था, इसको मैंने यहाँ से इसको किया था, इस वाले 22 को मैंने पैरामीटर था, मेरा बेस क्या था, मेरा 22 था, तो हाइट मेरी ऑटोमेटिकली 28 हो जाएगी। तो ये मेरे दोनों वॉल्यूम आ गए। अब इसमें इस क्या करना है, मुझको डिफरेंस निकालना है V1 माइनस V2। तो आप इसको सॉल्व करो, जब आपको सॉल्व करोगे इस वॉल्यूम को, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 49/11 इंटू 49/11। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस आ जाएगी।
ठीक है। और आप इसको भी पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपका देखो इससे सब पाई की वैल्यू डाल के 22/7 डाल के आप जब इसको सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आएगी आपकी 1372, ये आपकी आएगी V1। ठीक है, ऐसे ही आप जब V2 के लिए सॉल्व करोगे यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 डाल के तो आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी 1078। ये आप सॉल्व करके देख लेना। इसमें ये सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका है मेनली कि आप फॉर्मूले में वैल्यू कैसे डाल रहे हो। अब पूछा क्या है मेरे से, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो मेरा 1372 माइनस 1078 जो कि मेरा हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4 फिर 294, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज नथिंग बट 294। ठीक है, तो बस इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मैं जब 22 का बेस लूंगा तो मेरी हाइट होगी 28, और जब मैं 28 का बेस लूंगा तब मेरी हाइट होगी 22। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बस आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A square and a circle are formed using piece of wire of length 5024 centimeter each. The ratio of the area of the square to that of circle is। ठीक है, देखो मेरा एक लेंथ ऑफ वायर था जिसकी लेंथ थी 5024। सपोज मैं मान लेता हूँ ये मेरा था एक वायर जिसकी लेंथ थी 5024। अब इससे मैं जो भी बनाऊं इस वायर से उसका पेरीमीटर हमेशा 5024 ही होगा। ठीक है, चलो पहले बनाता हूं मैं स्क्वायर। मैंने बनाया पहले स्क्वायर। स्क्वायर मुझे पता है कि स्क्वायर की चारों साइड समान होती है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। तो इससे मैंने लिखा 5024। देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो मेरा वायर होगा, जब इस वायर को तोड़ के जो भी शेप बनाऊंगा उस शेप का पेरीमीटर इसके लेंथ के बराबर ही होगा, क्योंकि मैं इसमें न तो बाहर से वायर जोड़ रहा हूँ ना इसमें से मैं वायर काट रहा हूँ, मैं इसी वायर से बना रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मेरी ए आ जाएगी इसकी 5024 बाई डिवाइड बाई 4, तो ये मेरा इसका ए आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे और क्या पूछा है कि इसका एक सर्किल भी बनाया मैंने। ठीक है, मैं सर्किल भी बना देता हूँ। जब मैं सर्किल बनाऊंगा सर्किल का मेरा पेरीमीटर कितना होता है 2πr, तो मेरी 2πr क्या आ जाएगा 5024। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5024 डिवाइडेड बाई 2π। ये मेरी बात समझ में आ गई, ये तो बहुत इजी हो गया। अब मेरे से पूछा क्या है, रेशियो पूछा है मेरे से, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट ऑफ द सर्किल। इन दोनों का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसको अब ढंग से हम सॉल्व, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको ढंग से हम सॉल्व करते हैं। हम इसको इस एरिया में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्या एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया मेरा होता है ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया में लिखता हूँ ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, देखो ए की वैल्यू है मेरी 5024 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ए की वैल्यू थी 5024/4, तो इसको स्क्वायर किया तो मेरा आ गया है डिवाइड बाई 24। डिवाइड बाई मेरे से रेशियो पूछा है सर्किल का, तो पाई इंटू मेरी इसकी वैल्यू क्या थी 5024 डिवाइडेड बाई 2π का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आ गई। अब देखो 5024 स्क्वायर से 5024 स्क्वायर ऐसे कैसे कट गया। ठीक है, नीचे अब यहाँ पे क्या आया, देखो इसको यहाँ पे आया मेरा, ऊपर आया मेरा 1/16, नीचे आएगा मेरा पाई इंटू इसका जब स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 1/4 स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई से पाई भी कट गया। तो मेरा यहाँ पे क्या आया 1/16 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 4π को, तो मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर 4π/1। अब आप देखोगे इससे क्या आपका आंसर निकल के आ रहा है, 4 से आपका 4 कट गया, तो आपका रेशियो कितना आ गया π/4 विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ सर्किल। अगर आपसे सर्किल टू स्क्वायर पूछ लेता तो ये उल्टा हो जाता। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है बस। तो और ये कैलकुलेशन कभी भी आप ये अगर आता है तो आप कैलकुलेशन मत करो। रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेशियो में क्या होता है जो आपकी मेजर कैलकुलेशन होगी वो एनीवे कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो आप कभी भी कैलकुलेशन मत करो, उसको एज इट इज आप रेशियो में ले जाओ, आप देखोगे कि वो टर्म्स जो बड़ी बड़ी टर्म्स है वो कैंसिल हो गई दोनों साइड से। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम का है, आप देखोगे तो इसमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं और आपको इनवर्स का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो देखते हैं, देखो x की वैल्यू आपको दी हुई है, x की वैल्यू है 2/3, y की वैल्यू है 3/4। ठीक है,
अब हम एक एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम पहले निकालते हैं वैल्यू x माइनस वाई की पावर -1, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x माइनस वाई की पावर -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3/4 की पावर -1। इसका मैं एलसीएम लूंगा अगर बाई चांस मैं यहाँ पे इसका मैं इसका एलसीएम लेता हूँ अगर, तो ये मेरा हो जाएगा 12 मेरा इसका एलसीएम आएगा, तो 12 से ये मेरा आएगा 12 और ये आएगा 3 चौक 12, 8, 4 2 8 -6, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, 9, यहाँ पे आएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये आएगा मेरा -1/12 की पावर -1, ठीक है। मैंने -1 में आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी, मैंने आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कि a की पावर अगर ऊपर की पावर माइनस है तो अगर आप उसको नीचे ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जब ऊपर ले जाओगे तो पावर, जब नीचे से आप पावर को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो, साइन चेंज हो जाएगा, लीव द नेगेटिव पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें ये है -1 की पावर -1 और ये, अभी जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली उल्टा हो जाएगा। जब रैशनल नंबर को रिवर्स करता हूं मैं, इन्वर्स करता हूं तो वो उल्टा हो जाता है, तो ये मेरा -12 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया ये एक्सप्रेशन। अब मेरा दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें उन्हीं का ही मेरा रिवर्स मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मैं उन्हीं का रिवर्स देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x की पावर -1, मतलब ये हो जाएगा मेरा 2/3 है, तो 2/3 का रिवर्स हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2/3 की पावर -1 माइनस 3/4 की पावर -1। अब मैंने हमें क्या किया था, यहाँ पे हमने जैसे रिवर्स किया था तो हमने उनको उल्टा कर दिया था साइन चेंज करने के लिए। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब आप इस चीज़ का भी एलसीएम ले लो तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस ये 8, ये आ जाएगा मेरा 1/6। तो मेरे 2 नंबर आ गए इन एक्सप्रेशन। अब पूछा क्या है, इन दोनों के बिटवीन कौन सा नंबर होगा, तो आपसे पूछा है कि -12 और 1/6 के बीच में इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, तो बीच में पूछा है आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में निकालने के लिए हम कभी भी कोई नंबर अगर हमको बीच में निकालना होता है तो उसका तरीका क्या होता है, अगर मेरे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, मेरा एक है -12, एक है मेरा 1/6, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये देख ही सकते हो कि अगर मैं नंबर लाइन पे जमाऊँ, अगर मैं ऑप्शन को इनमें डिलीट करूँ, 1/6 तो नहीं हो सकता क्योंकि बीच में पूछा है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, मेरा पहला ऑप्शन तो एनीवे कट गया, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसको अगर नंबर लाइन पे जमाऊँ तो मेरा तरीका क्या है नंबर लाइन पे जमाने का, नंबर लाइन पे जमाने का सिंपल तरीका है मेरा कि मैं क्या करूँ, नीचे जो एक्सप्रेशन है, नीचे जो मेरा है उसको सेम कर लूँ नीचे की साइड। तो इसका देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं सपोज 12 आता है, मैं 12 एलसीएम मान लेता हूँ, मुझे 12 लाना है नीचे, तो मैं इसको 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, ये मेरा नंबर कितना हो जाएगा -44, 144/12, ठीक है। इसको ग्रीन पेन से करता हूँ, इसको करूँगा अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे, और 2 से ही इसको मैं डिवाइड कर दूँ, तो ये बन जाएगा मेरा कितना बचेगा, 2/12, ठीक है। अब देखो 12 हो गए मेरे सेम। अब मेरे को बस ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 1/6 तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया था, मैं इसको देखता हूँ 2/3 को। देखो 2/3 में अगर 12 बनाऊँ तो 2/3 को मैं 12 के फॉर्म में बनाऊँ तो कितना बनेगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा 8/12। ये इसके बीच में आ रहा है क्या, क्योंकि मेरा तो एक पॉजिटिव नंबर तो कितना है, 2 ही है, तो 8 तो नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मैं चौथा ऑप्शन देख लेता हूँ, मेरा चौथा ऑप्शन है 71/2। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाता हूँ, नीचे मैं 12 के फॉर्मेट बनाता हूँ, तो मेरा ऊपर कितना आएगा, 71 इंटू 6 करना पड़ेगा मुझे, तभी 12 आएगा नीचे। तो ये तो देखो माइनस में कितना पीछे चला गया, क्योंकि मेरा मैक्सिमम -144 तक ही है, तो मेरा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस आपको इसमें करना ही है कि 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इन्वर्स क्या होता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी 2 बीच में नंबर्स के बीच में नंबर कैसे निकालते हैं, तरीका न्यूमरेटर सेम करना है मुझे, बस मेरा सिंपल सा फंडा है कि 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना है मुझे न्यूमरेटर सेम करना है, ठीक है। और न्यूमरेटर सेम करने का तरीका क्या होता है, अगर ज़्यादा नंबर है, एक से ज़्यादा 2 3 4 नंबर है तो एलसीएम ले लो, अगर 2 ही नंबर है तो आप बस उस जो नंबर आपको चाहिए उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो, तो हमारा क्वेश्चन जो है 58, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है,
ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको x के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में बताया, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे जब इस टाइप का एक सिंपल आपका ऐड आया था, जो सिंपल आपका ऐड आया था, ऐड करना था आपको इन नंबर्स को, तो मैंने आपको बताया था कि इसको वर्टिकल लिख के आप ऐड कर लो ताकि आप इसमें मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन देखो इसमें क्या हो गया है, इसमें आपके ना ये जो टर्म्स है ये भी आ गई हैं, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस है, मैं इसको माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, इसमें ये जो टर्म आ गई ना मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये इसको कॉम्प्लेक्स बनानी है, ठीक है। तो इसका जो तरीका होगा ना सॉल्व करने का वो ये होगा कि हम जो न्यूमरेटर बेस है वो दोनों साइड सेम बना लें। इधर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड हम इसको सेम बना लें, ठीक है। सेम हम कैसे बनाएंगे, सेम बनाने का तरीका सिंपल है, मैं इसको देख लेता हूँ, मैं 1000 बना लेता हूँ। देखो 1 बटा इसका मैं इसको लिखता हूँ, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 बटा 1000, ठीक है, प्लस 101, लेकिन ऊपर अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1010 डिवाइडेड बाई 1000, मैं 1000 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ये, ऐसे 1001 को करूँ तो 1.00 कितना हो जाएगा, 1001 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ऐसे मेरा ये, इसको करूँ माइनस 1.03 इंटू 0.1, ये कितना होगा मेरा, ये एक्चुअली मेरा हो जाएगा 1.03 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 10 है, अगर इसको मेरे को 10 को अगर 1000 बनाना है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे तो आ जाएगा मेरा 1000, ऊपर कितना आ जाएगा मेरा 103 1000, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब ये है मेरा 1.11 डिवाइडेड बाई 0.10, तो एक्चुअली क्या है ये, अगर डिवाइडेड बाई 0.1 है तो 0.1 का मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया तो यानी कि 11.1, 11.1 को मुझे 1000 के फॉर्म में बनाना है, तो नीचे अगर मैं 1000 ले रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 1000 लेना पड़ेगा, तो 11.1 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 11100 प्लस एक्स, और आपका इधर कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 1, तो 10 को ऊपर ले जाऊंगा तो 14 हो जाएगा, तो ये क्या है मेरा एक्चुअली 14 है, लेकिन मुझे 1000 की फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या करूंगा 14000 डिवाइडेड बाई 1000, देखो ये मेरा बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, x की टर्म को एक तरफ ले जाऊं, सारे की सारी टर्म को मैं एक साइड ले जाता हूं, x की को मैं इधर ही रख लेता हूं, ठीक है। तो जब मैं देखो x को लेके जाऊंगा, यहाँ मैं अगर 1000 एलसीएम ले लूं, ठीक है, तो मैं यहाँ 1000 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, ये जो आपकी टर्म है ये एलसीएम लेते ही ऊपर की टर्म एज इट इज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ पे इससे ले लेता हूँ, सपोज मैंने एलसीएम लिया 1000, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1010 प्लस 1001 माइनस 103 प्लस 11100, ये तो मेरी बन जाएगी टर्म, ठीक है। और मेरा x प्लस एक्स इक्वल टू मेरा ये तो एज इट इज है ही सही, ये वाली टर्म, ठीक है। अब देखो उसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ मैं 14000 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो मेरा यहाँ था ही सही। इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है ये वाली जो पूरी टर्म है इसको मैं ले गया उधर राइट साइड में, ये मेरा बन जाएगा माइनस, और इसको जब आप ऐड करोगे इस पूरी चीज़ को 11001, ये 11100 है, आप इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पेंडिंग हो रहा है, इसको ये है 11100, ठीक है, 11100, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 13009 डिवाइडेड बाई 1000, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 991 डिवाइडेड बाई 1000, विच इज़ नथिंग बट 0.991, ये मेरा इसका आंसर है, ठीक है, 0.991, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट, जो हमारा हमने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में पहले किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर ऐड होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो मुझे लगा कि ये वाला तरीका इसके लिए मोर सूटेबल होगा, इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस, मैंने आपको इस टाइप क्वेश्चन कई कर चुके हैं, आपको बस x को ढंग से सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकाल के आपको इसमें डाल देनी है, ठीक है। तो हम इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। देखो 3 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 15x माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंटू 7 के 21, सॉरी 15x माइनस 21 हो गया, ठीक है। अब मैं 8 को माइनस 4 को अंदर लेके जाता हूँ, माइनस 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा मेरा 32x
माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 4 ये हो जाएगा 13 इंटू 4 जो 52, 13 चौक 52 इक्वल टू अगर मैं 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 18x माइनस 22 और माइनस 17 तो मेरा एज इट इज है ही सही। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है मेरा 15x माइनस 32x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 17x। ये है माइनस 21 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 52 में से 21 गया तो हो जाएगा प्लस 31, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 18x माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 39। अब x की टर्म्स को मैंने आपसे कहा था कि इसको सॉल्व करने के बाद आप x की टर्म्स को उधर ले जाएं जहां पे x का साइन पॉजिटिव हो और कांस्टेंट को आप एक साइड ले जाएं। देखो इसमें अगर मैं माइनस 17 को उधर लेके जाता हूं तो मेरा x का हमेशा साइन पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं 39 को इधर ले आता हूँ और x को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो मेरा हो जाएगा 18x प्लस 17x। ठीक है, तो 18x प्लस 17x इक्वल्स टू माइनस 39, तो मेरा इधर था ही सही। ठीक है, इसको भी ले गया मैं माइनस 31 को। ठीक है, सॉरी मैं इधर लेके आया हूँ तो प्लस 39 हो गया, मैं इसको इधर लेके आया हूँ कॉन्स्टेंट को, प्लस 39 प्लस 31, तो मेरा इससे x कितना आ जाएगा 18 17 35 और ये हो गया 70, तो 35x इक्वल टू 70, तो मेरा आ गया इससे आंसर x बराबर 2। अब x बराबर 2 आ गया, मेरे से पूछा क्या था, मेरे से वैल्यू पूछी थी 7x माइनस 5 11x माइनस 9, तो आप इसमें वैल्यू डाल दो इसकी। जब x की वैल्यू डालोगे आप इस एक्सप्रेशन में, जो कि एक्सप्रेशन है 7x माइनस 5 में आप जब वैल्यू डालोगे इसकी x की, तो आपकी डिवाइडेड बाई 11x माइनस 9, 11x माइनस 9 आप वैल्यू डालोगे तो 7 इंटू 2 14 माइनस 5, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आपका 9 और नीचे आएगा आपका 11x माइनस 9, तो 11 दूना 22, 22 में से 9 गए तो 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/13 विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान साइन का रखना है इसमें, और कुछ भी इसमें समझने की ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, बस एरर ज़्यादा हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा साइन के एरर के लिए आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा, जो कि आप देख सकते हैं उसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो साइन के साथ आपका प्रॉब्लम है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी साइन में मिस्टेक की तो आप इस आंसर को ला दोगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। मैंने आपको इस क्वेश्चन को, तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, हमारा पहला ही क्वेश्चन, शायद पहला ही क्वेश्चन ये था। करने का तरीका इसका बहुत सिंपल है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है स्क्वायर में, आप उसका क्या निकालो, सबसे पहले आप उसका फैक्टर निकालो। ठीक है, और देखो ये मेरी इक्वेशन दी हुई है कि ये है आपकी इक्वल टू 18, तो देखो मैं इसको सॉल्व करूँ अगर तो मेरा क्या हो गया, मैंने कहा था अगर जो स्क्वायर रूट में टर्म्स है आप उनको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1058 इंटू 648 इक्वल टू 18x। ये तो मेरी दी हुई इक्वेशन। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, दोनों के फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, 2 का भाग दो जो भी दो प्राइम नंबर का, तो आप देखोगे इसका फैक्टर आएगा 23 का स्क्वायर 2 की पावर 1, ये इसका फैक्टर आएगा। हाँ फैक्टर निकाल के देख लेना। इंटू 648 का फैक्टर निकालोगे तो इसका फैक्टर आएगा 18 का स्क्वायर 2 की पावर 1। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 आपका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो आपका जो टर्म्स इसमें से निकल के आएंगी अंडर रूट में से, वो क्या निकल के आएगी 23 स्क्वायर, 23 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, 18 आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा, और आपका 2 2 दो बार है तो आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, ये बराबर है आपका 18x के। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो 18 से, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका इसका x का आंसर कितना हो जाएगा, आपका 18 से तो 18 कट ही गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 46, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बस इसमें जो अगेन ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप रूट में अंदर ले जाओ, जो नंबर है उनके आपको फैक्टर निकालना, फैक्टर आपने निकाल लिया, आपका क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया, बस ये मान लो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि इसमें हमने कुछ मेहनत करी है, कुछ अच्छा हमने सीखा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जब भी वीडियो आए तो आपको बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं फ्यूचर में, मैंने आपको बताया कि मैं 2021 के लिए एक प्रिडिक्शन वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको उस डेटा एनालिसिस जो भी हमने डेटा बनाया है, जैसे कि आप देखो कि हम ये डेटा हमेशा एक बनाते हैं कि ये हमने इस पूरे
वीडियो के दौरान सीखा है। तो मैं इसका डेटा एनालिसिस करके एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन वीडियो बनाऊंगा जो आपको 2021 वाले एग्जाम में बहुत सहायक होगा। उसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको एक चीज़ पसंद आती है, ये चीज़ आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बस ठीक है। और अपनी मेहनत, अपनी तैयारी मजबूत रखें। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस क्वेश्चन के लिए हम डेफिनेटली आपका या तो कमेंट में ही आपको उसमें रिप्लाई करेंगे, वरना हम उसके लिए स्पेसिफिक एक नया वीडियो जरूर बना के लाएंगे। ठीक है, चलो देन अपनी तैयारी को मजबूत रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।